Hello everyone. In this video, we will discuss about the summary of the Burial of the Dead. It is the part of the Wasteland which was written by T.S. Eliot. T.S. Eliot ने एक वर्क लिखा था द वेस्टलैंड. उसके 5 पार्ट हैं, जिनका जो फर्स्ट पार्ट है वो है द ब्यूरियल ऑफ द डेथ. तो उसकी समरी आज हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ ब्रीडिंग. April is the cruelest month breeding, lilies out of dead head mixing, memories and desires tiring, dull roots with a spring rain. So, तो जो यहाँ पर बताया गया है कि जो स्प्रिंग है वो क्या है. स्प्रिंग जो होती है वो क्या होती है, एक टाइम होती है लव की, ठीक है. लेकिन जिसमें क्या होते हैं, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, पीपल एक दूसरे को किस करते हैं, ठीक है. लेकिन इसके अंदर दिखाया गया है कि अप्रैल क्या है, एक क्रूलेस्ट मंथ है, मतलब बहुत ही बेकार मंथ है, जिसमें एक डेड लैंड है, ठीक है. एक डेड लैंड है जिसके ऊपर लिलीज उग रही हैं. और वो लिलीज क्या हैं, वो लिलीज किस तरीके के हैं, वो लिलीज जो हैं वो कैसे हैं, लिलीज डेड लैंड के ऊपर उग रही हैं. और हमारी जो मेमोरी है, यानी कि हमारी जो मेमोरी और डिज़ायर है, हमारी मेमोरी और डिज़ायर क्या हो रही हैं, डिप्रेस्ड हो रही हैं. तो स्प्रिंग रेन माइट नॉर्मली ब्रिंग न्यू लाइफ बट फॉर यू इट ओनली स्टार डल रूट्स. जो स्प्रिंग है वो हमारे क्या करते हैं, हमारे अंदर एक नई एनर्जी लेकर आते हैं. लेकिन इस वेस्ट लैंड में जो स्प्रिंग है वो केवल क्या लेकर आ रही है, डल रूट्स ही जो है वो पैदा कर रही है. देन द अर्थ इज forgetful snow feeding a little life with dry tumbers. Winter kept us warm. Winter kept us warm, covering earth in forgetful snow, feeding a little life with dry tumbers. इस लाइन में क्या बोला गया है कि जो विंटर है वो हमको, वैसे तो हमें सर्दी पहुंचाती है, लेकिन इसमें क्या दिखाया गया है, विंटर हमें गर्मी दे रही है. अर्थ जो है वो विंटर में स्नो से भरा हुआ है और हमारी लाइफ जो है वो ड्राई ट्यूमर की तरह हो गई है, सूखे पत्तों की तरह हो गई है. यानी कि इसमें वो ये बताना चाहता है कि दिस लाइन्स शोज that when it comes to feeling bad, it is better to be forgetful and almost numb in your emotions, surviving on the little bits of joy in your life. यानी कि जब हम दुखी होते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, अपने इमोशंस को लेके हमें चुप हो जाना चाहिए, और जो भी हमारी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत है, जो हमारे लिटिल लाइफ में जो ड्राई ट्यूमर्स हैं, उसी के अंदर ही हमें क्या होना चाहिए, खुश रहना चाहिए. देन नेक्स्ट लाइन इज Summer surprised us coming over the Starnbergersee with a shower of rain. We stopped in the colonnade and went on in sunlight into the Hofgarten and drank coffee and talked for an hour. उसके बाद ये लाइन जो है वो एक जर्मन में लिखी गई है. इन लाइनों में क्या बताया गया है, ये लाइन बताती है अबाउट हाउ समर सरप्राइज्ड अस, कि समर हमें किस तरीके से सरप्राइज करती है. मीनिंग कि जो पोएम का स्पीकर है, हैज़ अ क्राउड दे हैंग आउट विद इन द पास्ट. यानी कि वे समर में क्या करते थे, अपने कुछ दोस्तों के साथ, जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो क्या करता था, पास्ट में हैंग आउट करने चाहता था. बट वी आर नॉट क्लियर हु अस इज, यानी कि वो किसके साथ जाता था, वी डोंट नो. सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉगी एंड देयर इज़ अ रेफरेंस ऑफ स्टैनबर्गेसी. स्टैनबर्गेसी जो है वो एक लेक है. स्टैनबर्गेसी इज़ अ लेक, और ये इस लेक का नाम है. और ये जो लेक है वो कहाँ पर है, ये लेक जो है वो जर्मनी में एक जगह है, वहाँ पर है. तो ये बताता है कि समर में हम जो है वो इस लेक में जाते थे हैंग आउट करने के लिए. देन स्पीकर टॉक्स अबाउट हाउ द ग्रुप वॉक past a bunch of fancy columns and ended up in a city park in the Munich known as Hofgarten. यानी कि उसके बाद जब वे सब के सब घूमने जाते थे विद अ शॉवर ऑफ रेन, तब रेन भी होती थी. वी स्टॉप इन कॉर्नरडल, वे इस जगह पर रुकते थे. एंड वेंट ऑन इन सनलाइट, सनलाइट में वो जाते थे. और इनटू द होफ गार्डन, होफ गार्डन भी जो है वो एक पैलेस है, एक पार्क है, ठीक है. होफ गार्डन जो है वो एक पार्क है, तो वहाँ पर जाकर वे लोग रुक जाया करते थे. दे ड्रैंक कॉफ़ी एंड टॉक फॉर एन आवर. एक मतलब वो कॉफ़ी जो है वो पीते थे और क्या करते थे, कॉफ़ी पीते थे और 1 घंटे तक बात जो है वो किया करते थे. उसके बाद ये जो लास्ट की लाइन है आपकी,
ये लास्ट की लाइन हमें बताती है, ये लास्ट की लाइन जर्मन में लिखी गई है, जिसका मतलब है कि आई एम नॉट रूशियन एट ऑल, आई केम फ्रॉम लिथुआनिया, ए ट्रू जर्मन। यानी कि ये लाइन हमें बताता है कि स्पीकर वाज हैविंग ए कन्वर्सेशन अबाउट हु काउंट्स एज अ ट्रू जर्मन एंड सजेस्ट दैट अ ट्रू जर्मन कैन केम फ्रॉम द कंट्री ऑफ लिथुआनिया। यानी कि वो कहता है कि एक पर्सन के बारे में बताता है कि जो जर्मन, ट्रू जर्मन वह होता है जो कि कौन सी कंट्री से आता है, लिथुआनिया से आता है। देन आगे की लाइनें हैं, एंड व्हेन वी वर चिल्ड्रन स्टेइंग एट द आर्क ड्यूक्स my cousin he took me out on a slate and I was frightened. He said, Maria, Maria, hold me tight. And down we went in the mountains. There you feel free. I read much of the night and go south in the winter. These lines continue on with the speaker's memories of childhood. You find out that the speaker is the cousin of a archduke, which means that he or she probably came from pretty rizzy background. यानी कि जो स्पीकर है वो कज़न है, किसका कज़न है, आर्चड्यूक। आर्चड्यूक यानी कि जो प्रिंस वगैरह होते हैं उसका कज़न है, यानी कि वो बहुत रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। द आर्चड्यूक टोल्ड द स्पीकर आउट ऑन अ स्लैड एंड हेल्ड टोल्ड हर नॉट टू बी फ्राइटन्ड। जो आर्चड्यूक है वह उसे जो झूला होता है, रिपटने वाला झूला जिसे बोलते हैं, स्लाइडिंग जिसे बोलते हैं, वहाँ पर वे झूल रहे हैं, और जो आर्क डुक है वो कहता है कि तुम जो है वो डरो मत। और जो है यहाँ पर किसका नाम लिया गया है, मारिया, यानी कि मारिया के साथ वो हैंग आउट कर रहा है अपनी कज़न के साथ। अब है कि यहाँ पर एक जो ये जो मारिया है, वो मारिया यहाँ पर एक हिस्टोरिकल फिगर है, हिस्टोरिकल फिगर है, जिसका असली नाम क्या है, वो जिसका असली नाम है मारिया लुइस एलिजाबेथ मेंडल। ये इस मारिया का जो है वो ओरिजिनल नाम है। ये एक वुमेन है, बावारियन वुमेन है, हु वाज बोर्न इनटू अ फैमिली विद रॉयल रूट्स, यानी कि बहुत शाही खानदान की वुमेन थी, एंड बिकम काउंटेस लारिश। एक लारिश नाम का एक आदमी होता है, वो प्रिंस होता है, उसकी वाइफ वो बनती है व्हेन शी वाज 19। शी वाज आल्सो द कज़न ऑफ आर्चड्यूक। मारिया जो है वो कज़न थी आर्कडुक की, आर्कडुक डॉल्डोफ की, ठीक है। इट इज़ नॉट एंटरली क्लियर वाई लेट इंसर्ट मारिया इनटू द बिगनिंग ऑफ हिज पोयम। अब हमें ये क्लियर नहीं है कि उसने मारिया का रेफरेंस जो है वो क्यों दिया है पोएट ने। सो इसकी कुछ थ्योरीज हैं, और थ्योरीज क्या क्या हैं कि फर्स्ट, देयर वाज ए वाइड स्प्रेड स्कैंडल इन 1889। जब इलियट के समय में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था 1889 में, कि आर्कडुक वाज फाउंड डेड विद हिज मिस्ट्रेस। जो आर्कडुक है वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ मरा हुआ मिला था, लिविंग अ गैप होल इन द ऑस्ट्रेलियन रॉयल लाइन ऑफ सक्सेशन, जिसके कारण जो है वो उनका जो वंश है वो आगे नहीं चल पाया था। दूसरा है, द काउंटेस मारिया आल्सो बेयरली अवॉइडेड बीइंग किल्ड व्हेन ए सोशलिस्ट वर्कर मूवमेंट स्वेप्ट across Bavaria and encouraged the killing and imprisoning of anyone of Maria's high class। यानी कि जो एक मारिया है उसको जो है एक बार सोशलिस्ट वर्कर मूवमेंट हुआ था, तो उसमें मारिया फंस गई थी लेकिन, और उसे मार दिया गया था। तो ये कुछ लीजेंड्स हैं, ये कुछ हिस्टोरिकल बातें हैं जिसके कारण जो एलियट है उसने यहाँ पर मारिया का रेफरेंस दिया है। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज, what are the roots that clutch, what branches grow out of the stony rubbish, son of man? You can't see or guess, for you know only a heap of broken images where the sun beats and the dead tree gives no shelter, the cricket no relief and the dry stone no sound of water only। यानी कि इसमें जो एलियट है वो एक डेजर्ट के बारे में बता रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेजर्ट दे रहा है, और वह डेजर्ट कैसा है कि वहाँ ना तो कोई पानी है, ठीक है, वहाँ की जो रूट्स हैं, जो ट्रीज़ की जो रूट्स हैं वो सड़ चुकी हैं, स्टोन है वहाँ पर, ठीक है, और केवल इमेजेस हैं तो केवल ब्रोकन इमेजेस हैं, सन बहुत तेज है, और डेड ट्रीज़ जो है वो डेड हो चुके हैं, क्रिकेट जो एक जानवर होता है उसको कोई राहत नहीं मिल रही है, स्टोन है, और कोई भी वाटर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये तो हो गई
एक तरीके से जो है वो इस लाइन्स की लैंग्वेज, मतलब एक तरीके से मीनिंग। अब इसका डेप्थ मीनिंग क्या है, मतलब इसके माध्यम से जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है। इसमें जो पोएट है वो मारिया की जगह अब किसी और को वो रेफ़र कर रहा है, किसी और से वो बात कर रहा है। और यहाँ पर जो है वो 3 बाइबल के एल्यूजन्स का इस्तेमाल इसमें किया गया है। सबसे पहले बाइबल का एल्यूजन जो है वो है एजेकिल। सबसे पहले जो है वो एजेकिल्स का रेफरेंस है जो कि इस लाइन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस लाइन में, और इस लाइन में हमें देखने को मिलता है। और इस क्या कहता है, इसमें क्या कहा गया है कि इट आस्क यू व्हाट कुड पॉसिबली ग्रो फ्रॉम योर स्पिरिट विच इज़ लाइक स्टोनी रबिश, कि तुम्हारा जो स्पिरिट है, तुम्हारी जो आत्मा है वो स्टोनी रबिश के जैसी है, और उस स्पिरिट से जो है वो क्या निकल कर आ सकता है। ये तो हो गया फर्स्ट रेफरेंस। दूसरा जो रेफरेंस है, वो जो रेफरेंस है वो किसका है, वो है एलिसियस्टिक्स, बाइबल के एलिसियस्टिक्स से लिया गया है। और यह कहता है कि यू कांट से और कैश फॉर यू ओनली नो ए हिप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, यानी कि तुम्हें जो पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। पहला क्वेश्चन क्या आता है कि स्पिरिट से, तुम्हारे स्पिरिट से क्या निकल कर आता है, या तुम्हारी स्पिरिट जो है वो एक स्टोनी रबिश की तरह है, वो कैसे जो है वो ग्रो करेगी। तो इसका आंसर तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुम्हारी लाइफ एक हिप ऑफ ब्रोकन इमेजेस है। कैसी है, एक broken images है, heap of broken images है, meaning that you live your life on a superficial level and don't bother to draw your thoughts together into any meaningful idea, कि तुम अपनी ज़िंदगी एक superficial level पर जीते हो और अपने आइडियाज़ को कभी भी मीनिंगफुल नहीं देते हो। उसके बाद वह कहता है कि उसके बाद कहा गया है कि जो सन है, जिस तरीके से सन की तेज धूप जो है वो ट्रीज़ को जो है वो डेड कर देती है, उसी तरीके से जो है द स्पीकर इज़ यू, मतलब जिसके बारे में, जिसको जो है वो पोएट रेफर कर रहा है। यू लिव इन अ वर्ल्ड दैट इज़ एज हार्ड ऑन यू एज अ बीटिंग सन, बट योर ट्रीज आर डेड एंड दे कैन नॉट कम्फर्ट यू और गिव यू शेड, यानी कि तुम्हारी जो लाइफ है, तुम्हारे जो ट्रीज इसके अंदर किसको रेफर कर रही हैं, ट्री, यानी तुम्हारे जो आइडियाज़ हैं, वो आइडियाज़ इतने बेकार हैं कि वो तुम्हें कंफर्ट प्रदान नहीं कर रही हैं। ठीक है, और उसके बाद यू आर डाइंग फ्रॉम स्पिरिचुअल थ्रस्ट एंड देयर इज़ नो साउंड ऑफ वाटर। नो साउंड ऑफ वाटर का मतलब है कि इंसान के जो मॉडर्न लोग हैं, यानी कि जो मॉडर्न पीपल हैं, उनके लाइफ में स्पिरिचुअल थ्रस्ट है, स्पिरिचुअलिटी की प्यास है, और कोई भी जो है वो क्या हो, उनकी लाइफ जो है वो नो साउंड ऑफ वाटर, उनकी ज़िंदगी में कोई पानी नहीं है, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो इस लाइन में ये कहा। देन द नेक्स्ट लाइन इज देयर इज शैडो अंडर दिस रेड, देयर इज शैडो and I will show you something different from either your shadow at morning striding behind you or your shadow at evening rising to meet you. I will show you fear in a handful of dust. यानी कि इसमें पोइट कहता है कि अब मैं तुम्हें कुछ अलग बात बताता हूँ कि तुम्हारी जो शैडो होती है वो मॉर्निंग में क्या होती है, तुम्हारे पीछे होती है, और इवनिंग में जो है वो क्या होती है, दोपहर में बिल्कुल जो है वो दिखाई नहीं देती, और इवनिंग में तुम्हारे आगे होती है। ठीक है, ये बताता है आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, यानी कि मैं तुम्हें मिट्टी, एक हाथ में मिट्टी भरी हुई, जो हाथ में मिट्टी होती है, इसमें तुम्हें डराऊंगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये बताया गया है कि पोएट ये कहता है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, हमें ये नहीं पता होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर यू आर गोइंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि तुम्हारी जो शैडो है वो सुबह तो जो होती है तुम्हारे पीछे होती है, ठीक है, इवनिंग के समय जो है वो राइजिंग हो जाती है तुमसे मिलने के लिए। तो जिस तरीके से शैडो, उसी तरीके से जो मॉडर्न लोग हैं उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें अपनी लाइफ में आगे कहाँ जाना है। सो योर शैडो इज़ द ट्रेस दैट यू आर ऑलवेज लिविंग ऑन दिस वर्ल्ड, ये शैडो हमें ये बताती है कि तुम इस संसार को छोड़ने वाले हो, बट इट डज़ नॉट लास्ट लॉन्ग। ये शैडो जो है वो, जिस तरीके से शैडो गायब हो जाती है उसी तरीके से हमारी लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे टाइम पासिस एज ईच मॉर्निंग एंड नाइट गोज बाय, जिस तरीके से मॉर्निंग और नाइट होती है ऐसे ही टाइम धीरे धीरे निकल जाएगा। एंड व्हेन ऑल सेड एंड डन यू आर गोइंग टू डाई जस्ट लाइक एवरीवन एल्स, और जिस तरीके से
सभी मर जाते हैं उसी तरीके से हम मर जाएंगे। एंड आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट है, यानी कि वह डस्ट से हमें डराएगा। डस्ट से हमें कैसे डरा सकता है, यानी कि वो एक रियलिटी हमें बताना चाहता है इलियट की। क्या रियलिटी बताना चाहता है कि इंसान मरने के बाद इस डस्ट में ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से वो एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस जो चीज़ें हैं, उन फैक्ट्स हैं, उनको सामने लेकर आता है। यानी कि वो क्या बताता है कि मैं तुम्हें कुछ अलग बात बताता हूँ कि हमारी लाइफ जो है वो धीरे धीरे जिस तरीके से शैडो ख़त्म हो जाती है, उसी तरीके से हमारी जो लाइफ है वह भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और जो है मॉडर्न लोगों को नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और एट द एंड ऑफ टाइम, एज द टाइम पासिस, हमारी लाइफ, हमारी जो ज़िंदगी है वो एक तरीके से किस तरीके की हो जाएगी, डस्ट की तरह हो जाएगी। उसके बाद ये जो आपकी ये जो लाइनें हैं, सॉरी, ये जो आपकी लाइनें हैं, ये लाइनें जो है वो कहाँ से ली गई है? ये लाइनें जो है वो जर्मन में लिखी गई है, जर्मन लैंग्वेज की है ये, जर्मन में। और एक ऑथर थे रिचर्ड वैगनर। रिचर्ड वैगनर का एक वर्क है, उस वर्क का नाम है ट्रिस्टन एंड एसोल्डी। इसके अंदर से ये लाइनें ली गई हैं। इस लाइन में एक स्टोरी बताई गई है। वो स्टोरी क्या है? इट विच टेल्स द स्टोरी ऑफ टू डूम लवर, दो लवर्स की हैं। दे आर स्पोकन बाय सेलर हु थिंक सैडली अबाउट अ गर्ल ही इज लेफ्ट बिहाइंड इन हिज ट्रैवल। वे दोनों लवर जो हैं वो एक सेलर से बात करते हैं जो कि बहुत दुखी है क्योंकि वह सेलर अपनी एक लवर को जो है वो अपनी यात्रा में छोड़ आया है। तो इसमें बताया गया है स्टोरी, मतलब कि जो रिचर्ड वैगनर की स्टोरी में तो ये है, लेकिन अब टीलियट जो है वो इसका रेफरेंस देके ये बताना चाहता है कि किस तरीके से वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद, क्योंकि ये जो पोएम है वो वर्ल्ड वार फर्स्ट से जो है वो, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हैड एंडेड ओनली 4 years बिफोर टीलियट, मतलब कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के 4 साल बाद ये लिखी गई थी 1916 में। तो फिर ये जो इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद किस तरीके से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को मारा गया था, ब्लड मैच हुआ था, ठीक है, और बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे। तो उसको बताया गया कि किस तरीके से सैडनेस मोरोइंग थी। तो इस लाइन में वो जो पोएट है वो ये रेफर करना चाहता है। द नेक्स्ट लाइन इज you gave me Hyacinths first a year ago. They called me the Hyacinth girl. Yet, when we came back late from the Hyacinth garden, your arms full and your hair wet, I could not speak and my eyes failed. I was neither living nor dead, and I knew nothing. Looking into the heart of light, the silence. ये आपकी लाइनें हैं। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन में इट सीम्स लाइक अ वुमन इज स्पीकिंग अगेन इन दिस लाइन एंड शी रिमेंबर्स अ टाइम व्हेन शी वाज यंग एंड समवन गेव हर नाइस हयाकिंथ फ्लावर ऑल रोमांटिक लाइक। एक वुमन के बारे में बताया गया है। जब वो जवान थी तो उसको किसी ने जो है वो रोमांटिक तरीके से हयाकिंथ के फ्लावर दिए थे, ठीक है। शी माइट एक्चुअली बी टॉकिंग टू हर सेल्फ, हो सकता है कि वह अपने आप से बात कर रही हो, या हो सकता है कि वह जो है वो अपने किसी किसी को रेफर कर रही हो ये बातें। विच वुड सजेस्ट अ डीप सेंस ऑफ लॉन्गिंग एंड मोरोइंग फॉर समथिंग दैट हैज़ गॉन, ठीक है। येट व्हेन वी केम बैक लेट फ्रॉम हयाकंथ गार्डन, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, वो पुरानी अपने पास्ट को जो है वो, जो औरत है वो अपने पास्ट को याद कर रही है, ठीक है। Somewhere in the woman's distant memory, something went really, really wrong. She remembers how suddenly, without warning, her love went south. So to speak, she felt she was neither living nor dying. यानी कि वह कहती है कि तुम जो है उस अपने स्पीकर से कहती है कि तुम जो है वो मुझे छोड़कर चली गई हो। तुम कहाँ गई? उसका जो है, उसका जो लवर है वो साउथ की तरफ चला गया था उसे छोड़कर बिना बताए। तो वह कहती है कि ना तो मैं ज़िंदा हूँ और ना ही मैं मरी हुई हूँ, ठीक है। एंड शी न्यू नथिंग, और वह कुछ भी नहीं जानती। आई न्यू नथिंग यानी कि मैं कुछ भी नहीं जानती। लुकिंग इनटू द हार्ट ऑफ लाइट द साइलेंस, अगर मैं अपने हार्ट में देखती हूँ तो केवल मुझे साइलेंस ही दिखाई देती है और मेरी सोल जो है वो मर चुकी है। तो ये लाइन भी जो है वो ट्रिस्टन और इसाडोल जो कि रिचर्ड वैगनर ने लिखी थी उसी से ही ली गई है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो है इसमें उसी लेडीज़ की बात की गई है
जिसमें जो अभी हमने लास्ट जो हमने पढ़ा था कि एक सेल दो लवर्स सेलर से बात कर रही हैं और वो सेलर बता रहा है कि किस तरीके से अपनी जो गर्लफ्रेंड है, अपने जो लवर है उसको छोड़कर आ गया है। तो वो उसी लेडीज़ की बात यहाँ की गई है। यानी कि क्या बात की गई है? बात ये की गई है कि यू गिव मी हैकन फ्लावर, तुमने मुझे हैकन फ्लावर दिए थे पहले साल में। दे कॉल्ड मी द, और सभी लोग मुझे हाकिन गर्ल कहते थे। जट व्हेन वी केम बैक लेट फ्रॉम द हाकिन गार्डन, और जब हम उस गार्डन से बाहर आते थे तुम्हारी बाहें जो है वो फुल होती थी। एंड योर वेट हेयर, तुम्हारे बाल गीले होते थे। आई कुड नॉट स्पीक, मैं नहीं बोल पाती थी, मेरी आइज फेल्ड हो जाती थी। अब मैं जो है वो ना तो जिंदा हूँ और ना ही मरी हुई हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं पता है, और मेरी हृदय में क्या है, मेरे हार्ट में केवल साइलेंस है। तो यहाँ पर जो सैडनेस की बातें जो है वो की गई है। नेक्स्ट लाइन इज मैडम। नेक्स्ट लाइन जो है वो है, ये 3 लाइन है, 4 लाइन है। मैडम सोसिस्ट्रीज फेमस clairvoyant had a bad cold, nevertheless, nevertheless is known to be the wisest woman in Europe. With a wicked pack of cards, here, said she. The speaker shifts again and tells you about a fortune teller named Madame Sosostris, who is known to be the wisest woman in Europe. यानी कि इसमें एक अलग रेफरेंस वो देता है मैडम सोसोस्ट्रीस का, और वह क्या है, फॉर्चून टेलर है, फॉर्चून बताने वाली है टैरो कार्ड्स की मदद से, और वह वाइजेस्ट वुमेन है, बहुत ही बुद्धिमान वुमेन है यूरोप में। तो यहाँ पर एक एल्यूजन लिया गया है, यानी कि यहाँ पर एक हिस्टोरिकल, एक लिटरेरी एल्यूजन लिया गया है। एक जो है वो वर्क था, ठीक है, एक वर्क था जो कि आल्डोस हुस्कले, इसका एक वर्क है, इसका एक वर्क, उस वर्क का क्या नाम है? उस वर्क का नाम है क्रोमी येलो। इसके अंदर जो है वो मैडम सोसोस्ट्रा के बारे में जो है वो बताया गया है। और इस नॉवल में क्या किया गया है? इस नॉवल में बताया गया है कि इट इज़ अ सटायर ऑफ हाई ब्रिटिश कल्चर विच वाज पब्लिश्ड अ ईयर बिफोर द वेस्टलैंड। ये जो वर्क है वो वेस्टलैंड से 1 साल पहले पब्लिश्ड हुआ था, और ब्रिटिश जो हाई कल्चर है उसको सटायर इस वर्क में जो है वो किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है वो जो वुमेन है वह, उसके पास टैरो कार्ड हैं, और वो जो टैरो कार्ड्स हैं उन टैरो कार्ड्स की मदद से वो अपना लोगों का जो है वो फॉर्चून बताती है, लोगों का क्या करती है, भविष्य बताती है, ठीक है। और इसमें स्पीकर जो है वो एक एक करके टैरो कार्ड्स को बताता है कि टैरो कार्ड किस तरीके से जो है वो इम्पोर्टेंट भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हर एक टैरो कार्ड में एक पिक्चर दी गई है, और उस पिक्चर को आगे जो है वो स्पीकर जो है वो पोएट जो है वो एक्सप्लेन करेगा। आगे की लाइनें हैं, इज़ योर कार्ड, आगे की जो लाइनें हैं वो है ये लाइनें, इज़ योर कार्ड द ड्राउन फोनिशियन सेलर, दोज आर पेल्स दैट वर हिज आइज लुक, हियर इज बेलाटोना द लेडीज ऑफ द रॉक, द लेडी ऑफ सिचुएशन। तो अब जो मैडम सोसिस्ट्रीस है उसके पास जो टैरो कार्ड है, उन टैरो कार्ड को जो है वो इलियट जो है वो बताता है कि सबसे पहला जो कार्ड है उसके पास वो एक फोनिशियन सेलर का है। फोनिशियन सेलर का जो हिस्टोरिकल एल्यूजन ये है कि वो एक लोगों का एक समूह था फ्रॉम अराउंड 1000 BCE हु रियली न्यू देयर वे अराउंड अ बोट, जो कि क्या करते थे, सेलिंग करते थे, उन्हें अपना रास्ता पता था। ये जो लाइन है, दीज आर पीरल्स दैट वर हिज आइज लुक, यह जो है शेक्सपियर का फेमस वर्क है द टेम्पेस्ट। इससे ये लाइन जो है वो ली गई है। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी जो है जब पानी में डूब जाता है तो उसकी आंखें जो है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक पत्थर की तरह, एक पील की तरह हो जाती हैं, ठीक है। और दूसरा इसका रेफरेंस ये है कि हमारी आंखों से हम किसी भी इंसान के सोल को, आत्मा को हम आसानी से देख सकते हैं। और अगर हमारी आंखें ही जो है वो पत्थर की है तो हमारा हृदय भी पत्थर का है, वो ये बताना चाहता है एलियट इन लाइन में। द नेक्स्ट कार्ड इज बेलाडोना। बेलाडोना इज अ लेडी, इज अ ब्यूटीफुल लेडी। बेलाडोना means the meaning of belladonna is a beautiful lady, and the other meaning of belladonna is a poison called night shade। यानी कि इस नाम के 2 मतलब है, एक तो ब्यूटीफुल है, पॉइजन है, एंड द बोथ ऑफ द वर्ड्स आर अपोजिट टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दिस लेडी इज नोन एज द लेडी ऑफ सिचुएशन। लेडी ऑफ सिचुएशन क्यों कहा गया है? क्योंकि जो है ये जो लेडी है शी कैन आइदर बी ब्यूटीफुल और डेंजरस डिपेंडिंग ऑन वट
व्हाट इज़ गोइंग डाउन, यानी कि वह जो है वो ब्यूटीफुल भी है और पॉइजनस भी है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देन जो आगे है ये लाइन, here is the man with 3 staffs, and here the wheel, and here is the one-eyed merchant, and this card, which is blank, is something he carries on his back, which I am forbidden to see. I do not find the hanged man, fear death by water. अब कुछ और कार्ड्स हैं। एक कार्ड्स में वह एक आदमी को देखती है जिसके पास 3 स्टेप है। 3 स्टेप होते हैं जो लकड़ी के खंभे होते हैं, ठीक है। और ये कार्ड हमें दिखाता है ड्राउथ को, फैमिली को, यानी कि सूखेपन को, और जो सूखापन और वो हो जाता है, अकाल हो जाता है, उसको दर्शाता है। और एक कार्ड है जो कि व्हील को दर्शाता है। जो व्हील है, व्हील रिप्रेजेंट द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ऑफ हाउ लाइफ एंड डेथ कीप गोइंग इन एन एंडलेस सर्कल, एंड हाउ गुड एंड बैड फॉर्च्यून ऑफन कम टू अस फॉर रीजन वी कांट कंट्रोल, यानी कि लाइफ और डेथ के सर्कल को दर्शाता है। नेक्स्ट कार्ड इज द कार्ड ऑफ वन आई मर्चेंट कार्ड, and there is also a card which is blank, and someone is carrying something on his back, but poet does not know who is इन द कार्ड, कि कार्ड में क्या दर्शाया गया है वह उसे नहीं पहचान पा रहा है, ठीक है। एक कार्ड बिल्कुल ब्लैंक है। उसके बाद एक कार्ड है हैंगडमैन का। हैंगमैन जो है एक तरीके से जो है वो, इसमें जो जीसस क्रिस्ट को जब हैंग किया गया था तो उसको प्रदर्शित किया गया है, लेकिन यहाँ पर स्पिरिचुअल रिबर्थ की बात नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल डिके और बिल्कुल ही जो हुई, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की कमी है उसको दर्शाया गया है। तो यहाँ पर उसका हम रेफरेंस नहीं कह सकते कि ये जो है वो उसका रेफरेंस है। फियर डेथ बाय वाटर, फियर डेथ बाय वाटर का मतलब होता है कि जो इंसान है वह पानी से डरता है। तो यानी कि वो इंसान है या तो वो पानी की कमी से मर सकता है, या वो ज़्यादा पानी होने से, डूबने से भी मर सकता है। The next line is, I see crowds of people walking around in a ring. Thank you if you see dear Mrs. Ecuton. Tell her I bring the horoscope myself. One must be so careful these days. Then Mrs. Sosister see some crowds of people, and these pupils walking around in a ring in this way. उसके बाद वह कहती है कि हमें को जो तुम जो है वो, मतलब कहती है, हमको रेफ़र करती है कि अगर तुम्हें मेरी क्लाइंट मिसेस क्यूटन मिले तो तुम इसे कहना कि मैं अपना हॉरोस्कोप अपने साथ लेकर आई हूँ, क्योंकि हमें आजकल बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सडनली शी हैज़ अ विज़न, सडनली मिसेस Sosisto has a vision. These floats are walking around, either trapped inside a circle or circling around it. कि वे कुछ लोगों को देखती है और वो इस तरीके से सर्कल कर रही हैं। तो यहाँ पर वो रेफरेंस दे रही है किसका, एक तो वह व्हील का रेफरेंस दे रही है कि किस तरीके से लोग जो है वो क्या करते हैं, आते हैं, एंटर करते हैं, डेथ के बाद इस तरीके से निकल करते हैं, दोबारा से रिबर्थ करके निकल जाते हैं। इसका रेफरेंस दिया गया है। दूसरा जो है वो डांटे ने एक वर्क लिखा था, जिस वर्क का नाम था इन्फर्नो। इन्फर्नो के अंतर्गत हेल के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो बताया गया है कि किस तरीके से लोग हेल में इस तरीके से चक्कर काटते हैं। तो यहाँ पर 2 रेफरेंस जो है वो इस चीज़ का, वॉकिंग अराउंड द रिंग का है। उसके बाद ये बताती है, तीनों लाइनें हमें ये बताते हैं कि पहले के समय में जो है वो टैरो कार्ड जो फैशन हुआ करता था, वे क्या करते थे, लोग उस ट्रिक को पता करके और उसका यूज़ जो है वो खुद करते थे, यानी कि वो पता लगा लेते थे किस तरीके से जो है वो टैरो कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर वे खुद जो है वो फॉर्च्यून टेलिंग किया करते थे। तो इसलिए कहती है कि मैं अपना हॉरोस्कोप अपने साथ लेकर आई हूँ, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट लाइन है ये, Unreal City, under the brown fog of a winter dawn, a crowd flowed over London Bridge, so many. I had not thought death had undone so many. Sighs, short and unfrequent, were exhaled, and each man fixed his eyes before his feet. Followed up the hill and down King William Street, to where St. Mary would not keep the hours, with a dead sound on the final stroke of 9. तो यहाँ पर जो है वो ये बता रहा है एक अनरियल सिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनरियल सिटी? एक ऐसी सिटी जो कि अनरियल है, यानी कि वहाँ पर जो है वो कुछ भी रियल नहीं है, सब कुछ आर्टिफिशियल है, लाइक द मॉडर्न लाइफ। जो अनरियल सिटी है वो एक रेफरेंस लिया गया है चार्ल्स
बॉडीलेयर एक जो है वो पोएट हैं, फ्रेंच पोएट हैं। इन्होंने एक वर्क लिखा था अपना फ्रेंच में, जो इस वर्क का नाम है ये, ठीक है। तो उसके अंदर अनरियल सिटी के बारे में बताया गया है। अनरियल सिटी से वो कहना चाहते हैं द सेक्सुअल प्रैक्टिस एंड द इंडल्जेंट लाइफस्टाइल्स ऑफ द पोइट्स टाइम, यानी कि जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस वहाँ पर हो रही थी उसको वो फोकस कर रही हैं। उसके बाद जो है उसके पास स्पीकर जो है क्या कहता है कि वह जो है वो एक क्राउड देख रहा है, ठीक है। क्राउड फॉलोड ओवर सॉरी अंडर द ब्राउन फ्रॉक। अब ब्राउन फ्रॉक का मतलब ये है कि ये जो प्लेस है वो प्लेस क्या है, ये प्लेस फेक है, यानी कि जो अनरियल सिटी है जहाँ पर सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हो रही हैं अंडर द ब्राउन फॉक ऑफ ए विंटर डॉन, और सर्दियों के समय में ब्राउन फॉक गिर रही है। ब्राउन फॉक गिरने का मतलब है कि फेक जो है वो सिटी है ये, ठीक है। उसके बाद पॉयट जो है वो क्राउड देखता है जो कि लंदन की ब्रिज से जा रही हैं, ठीक है। आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड अंडन सो मैनी, और वो सारे लोग कैसे हैं, मरे हुए हैं, यानी कि लंदन की ब्रिज से बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, और उन्हें नहीं पता वो क्या कर रही हैं, और वो मरी हुई ज़िंदगी जी रही हैं। वे सभी लोग साई चिल्ला रहे हैं, शॉर्ट एंड इनफ्रीक्वेंट है ये सभी के सभी, और हर किसी की आंखें जो है वो ज़मीन की तरफ है। ज़मीन की तरफ कहने का मतलब है कि एक तरीके से वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को रेफर कर रही हैं कि सभी लोग क्या करते हैं, मोबाइल को देखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो वो इलियट जो है वो आज के समय को वे एंज्यूम करके चल रहे हैं कि सभी की नज़रें कहाँ पर, अपने पैरों की तरफ है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सैड हैं, अब बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स में अंडल्ग हैं कि उन्हें नहीं पता है, उन्हें प्रेजेंट लाइफ को ना वो जी रहे ना फ्यूचर को देख रहे हैं, और अपनी क्या करें प्रॉब्लम्स में ही फंसे हुए हैं। तो उनकी जो आंखें हैं वो ज़मीन की तरफ है। और वे सारी की सारी जो क्राउड है वो कहाँ पर जा रही है, हिल से होती हुई जो है वो किंग विलियम स्ट्रीट, एक स्ट्रीट का नाम है, वहाँ से जा रही है। और एंड में वो सेंट मैरी वुलनाथ, ये जो है वो एक चर्च है, ठीक है, इस चर्च में जाती है, ठीक है। ये सारी की सारी जो स्ट्रीट है, और इस चर्च में जो है विद द डेड साउंड ऑफ द फाइनल स्ट्रोक ऑफ 9, वहाँ पर 9 बजने की घंटी जो है वो 9 बज जाती हैं, और उसकी घंटी जो है वो सुनाई देती है। द नेक्स्ट लाइन इज There I saw, there I saw one I knew and stopped him, crying, Stephen, you hover with me in the ship of Miley. That crops you planted last year in your garden, has it begun to sprout? Will it bloom this year? Or has the sudden frost disturbed its bed? Or keep the dog far hence, that's friend to man, or with his nails he will dug it up again? You Hippocrate lecture, mom सैमेबल, ये फ्रेंच लास्ट का जो लाइन है वो फ्रेंच की वर्ड्स हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो वो क्राउड जा रही है तो उस क्राउड में पोएट एक आदमी को देखता है, उस आदमी का नाम स्टीडन है, और वह उसको रोकता है और कहता है कि लास्ट तुमने डेड बॉडी जो अपने गार्डन में दबाई थी, क्या वो डेड बॉडी जो है वो क्या हो गई है, यू वर विद मी इन द शिप्स ऑफ, वो कहता है कि तुम मेरे साथ जो है वो, तुम्हें याद है कि तुम मेरे साथ एक शिप्स में थे, दैट क्रॉप्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन, और लास्ट ईयर तुमने एक डेड बॉडी को अपने गार्डन में प्लांट किया था। हैज़ इट बिगिन स्प्राउट, क्या वह उगना शुरू हो गई है, विल इट ब्लूम दिस ईयर, या फिर वो इस ईयर ब्लूम करेगी, और हैज़ द सडन फ्रॉस्ट डिस्टर्ब इट बेड, और कहीं जो आंधी तूफान उसके बेड को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है। तो ये लाइन हमें ये बताती हैं कि उस समय जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हो रहा था, तो जो डेड बॉडीज़ हैं उन्हें इसी तरीके से इस तरीके से दाबा जा रहा था जैसे कोई प्लांट को दाबता है। तो एक तरीके से डेड बॉडी का कंपेयर जो है वो जिससे किया गया है, एक प्लांट से किया गया है। जिस प्लांट जो स्प्राउट करता है तो कहता है कि डेड बॉडी जो है वो एक की इतनी भी वैल्यू नहीं थी, इसे प्रॉपर फ्रोनल भी नहीं दिया जाता था उस समय, ये कहा गया इसमें। और कीप द डॉग फार हैंड्स दैट फेंस टू माइन, और विद इट्स नेल ही विल टेक इट अप अगेन। कहता है कि तुम अपने डॉग को जो है दूर रखना, अपने हैंड्स को दूर रखना उस डेड बॉडी से, नहीं तो उस डेड बॉडी को क्या करेंगे, अपने नेल से वापस उतर देंगे। जो हिप्पोक्रेट लेक्चर, और ये इसका मतलब है माय ब्रदर, इस लाइन का शब्द का मतलब है माय ब्रदर, ठीक है। वो कहता है कि तुम हिपोक्राइट हो, वो पोएट जो है वो कहता है उस स्टूडेंट से कि तुम हिपोक्राइट हो और मैं तुम्हें अपना ब्रदर जो है वो नहीं कह सकता, ठीक है। सो after reading all this stuff about how awful the words gotten, you get to find out that the speaker of the poem personally blames you, himself, and pretty much everybody for what's happened. So this is the story of the first part of the wasteland, the burial of the death.
I will also make the other parts, the video of the other parts of this poem.